हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड देयर सीएमए फाउंडेशन एग्जाम। सीएमए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए सर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नाउ इट्स योर टाइम टू क्लियर योर सीए इंटर एग्जाम्स। अब सर आपको सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। ठीक, उसी के ऊपर सर मैंने एक वीडियो बनाई है आज। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है सर, बहुत सारे क्वेश्चन है माइंड में सीएम इंटर के रिलेटेड कि सर हमें एग्जाम्स कब देने चाहिए, जून वाला अटेम्प्ट दे, दिसंबर वाला अटेम्प्ट दे, बोथ ग्रुप्स दे, सिंगल ग्रुप्स दे, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या दोनों ग्रुप की क्लासेस वगैरह को स्टार्ट करना चाहिए, क्या सारी क्लासेस लेनी चाहिए, और सर कहाँ से क्लासेस लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर सर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में। और इस समय सर आप इन्हीं प्रॉब्लम से, इन्हीं क्वेश्चन से माइंड में जूझ रहे होंगे और अपना डिसीजन ले रहे होंगे। तो आपको डिसीजन लेने में मदद करने के लिए सर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेसिकली ठीक है सर, आपने फाउंडेशन क्लियर किया, अभी आपको इतनी सारी चीजें इंटर के बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं पता है, तो वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अकॉर्डिंगली आप ये वीडियो सुनकर खुद अपने माइंड से फिर डिसीजन लेना। खाली मेरी बातों पे पूरी तरीके से रिलाय भी नहीं करना आपको। बस मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं, आपको इन चीजों को सुनना है और डिसीजन एट द एंड आपका होना चाहिए। कल को कोई ये ना हो कि सर उन्होंने बोला था तो मैंने ऐसा किया। नहीं सर, हम कोई भी काम करते हैं सर वो हम अपनी मर्जी से ही करते हैं। ठीक, तो गाइडेंस ले लो, सारी चीजें पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और डिसीजन एट द एंड आपका होगा। जो आप करना चाहे, जो आपको ठीक लगता है अपने लिए, वो कीजिएगा। ठीक, आइए जी, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, कोई जिन बच्चों का सीएमए फाउंडेशन नहीं निकल पाया तो सर ये वीडियो मत देखना प्लीज, अपनी सीएमए फाउंडेशन की तैयारी करो। और जो अभी सीएमए इंटर का एग्जाम्स दे के आए हैं उनके लिए भी मैं थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ सर। वो लोग सोच रहे हैं सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो जैसे कि अभी मैंने एक आईसीई प्रेसिडेंट सर ने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली थी, एक सेशन लिया था, उनमें उन्होंने बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं 31 जनवरी तक रिजल्ट डिक्लेयर करने की। और इन केस अगर 31 जनवरी को नहीं हो पाता तो 10th फेब से पहले पहले वो रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे। ऐसा उन्होंने वीडियो में बोला है, ऑफिशियली बोला है ऑब्वियसली। तो मे बी सून सर आपका रिजल्ट आ जाए। तो सीएमए इंटर वाले बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आओ जी, तो सर सारी बातें स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं हमारा सीएमए इंटर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट के नाम क्या क्या हैं, देखते हैं सर। सर जैसे कि आपको पता है कि पेपर 1 to 4 वो आप लोग सीएमए फाउंडेशन पे पढ़ गए हो, तो 8 पेपर अब आपको सीएमए इंटर लेवल पे पढ़ने हैं। ठीक, 8 पेपर को हम सर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप 1 जिसमें आपके 4 पेपर कवर होते हैं। पेपर 5 दैट इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पेपर 6 इज योर लॉ, इसमें बेसिकली नाम है इसका बिजनेस लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन वगैरह, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। पेपर 7 इज योर डायरेक्ट टैक्स, डीटी, इनकम टैक्स जिसे आप बोलते हो। पेपर 8 इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग। पेपर 8 इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपके सर पहले ग्रुप के पेपर हैं। ग्रुप टू में सर अगेन आपके अगले 4 पेपर हैं। पेपर नंबर 9 दैट इज योर ओएमएसएम। ओएमएसएम मींस ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पेपर 10 आता है सर आपका, आई थिंक आईडीटी है। पेपर 11 दिस इज योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीएमएफएम, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें कुछ पोर्शन आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पढ़ते हो। और पेपर नंबर 12 इज योर कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। यहां पर थोड़ी बहुत चीजें आप ऑडिट की भी पढ़ते हो, डिटेल में नहीं, थोड़ी बहुत चीजें 50 नंबर के लिए। ठीक, ये आपके सर पेपर है। हर एक पेपर आपका 100 नंबर का है। पासिंग क्राइटेरिया आपका इंटर लेवल पे क्या रहता है सर, 40% आपको हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चाहिए, और एग्रीगेट आपका 50% एंड अबव होना चाहिए। एग्रीगेट आपका 50% एंड अबव होना चाहिए। मतलब अगर मान लो आप ग्रुप 1 देते हो, खाली आप ग्रुप 1 देते हो, तो हर पेपर में आपके 40+ होने चाहिए। और टोटल आपके 400 में से, 100 नंबर का पेपर होता है, टोटल आपके 400 में से 200 नंबर होने चाहिए। और अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हो तो सर हर पेपर में देखो, बोथ ग्रुप्स में जो एग्रीगेट क्राइटेरिया है ना, वो 8 पेपर को टोटल करके माना जाता है। मतलब सर 8 में हर पेपर में आपके 40+ होने चाहिए, और 8 पेपर का टोटल सम टोटल मिलाकर, एग्रीगेट मिलाकर 800 में से 400 होना चाहिए।
वहां पर ग्रुप वाइज नहीं इवेल्युएट किया जाएगा, आपको इन टोटल ओवरऑल देखा जाता है। ठीक, मतलब सर अगर मान लो मेरे ग्रुप 1 में आते हैं 180 और ग्रुप 2 में आते हैं 240, तो सर क्या होगा, तो इन दोनों को टोटल करके देखा जाएगा, इन दोनों को, और सब मैं उम्मीद कर रहा हूं सर सब में 40 से ऊपर है, इन दोनों को टोटल करके देखा जाएगा कि क्या आपका 400 बैठता है, और आई थिंक ये आपका 420 बैठ रहा है, तो आप पास डिक्लेयर कर दिए जाओगे। और यही सर अगर आप एक ही ग्रुप देते, सिंगल ग्रुप देते, तो क्या होता, सिंगल ग्रुप में सर आपका ग्रुप 1 में अगर आपके 180 नंबर आते तो वो आपको सर पास नहीं माना जाता, फेल माना जाता। ठीक, तो बोथ ग्रुप्स देने में सर एक तो ये बेनिफिट है आपको ना, सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है, और दूसरा बेनिफिट आता है सर बोथ ग्रुप्स देने में आपकी रैंक आ जाती है। अगर आप रैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, रैंक लाना चाहते हो सीएमए इंटर लेवल पे, तो सर आपको बोथ ग्रुप्स ही देने पड़ेंगे, तभी रैंक आती है। सिंगल ग्रुप में रैंक नहीं आती है, बोथ ग्रुप्स में रैंक आती है। ठीक, एक एग्जाम्पशन रूल होता है यहां पर सर कि अगर मान लो लेट्स से अगर आपके ग्रुप 1 की बात करते हैं, ग्रुप 1 में सर एग्रीगेट की वजह से आप रह गए, 180 नंबर आए, लेकिन मान लो आपके पेपर नंबर 5 में लेट्स से यहां पर आपके 60 प्लस मार्क्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका 60 प्लस स्कोर आ गया, तो अगले अटेम्प्ट में आपका पेपर 5 एग्जाम्प्ट हो गया, वो आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी पेपर आपको देने पड़ेंगे। ठीक, तो ये सर आपके पासिंग रूल्स हैं, ये आपका सिलेबस है। ठीक, अब सर आप ये जानना चाहोगे मैं क्या पढ़ाता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं सर मैं क्या पढ़ाता हूं। मैं सर 2 पेपर लेता हूं सीएमए इंटर लेवल पे, पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का। हमारे पास सर मेरे पास आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और पेपर नंबर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट पूरी मिलेंगी। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट पूरी मिलेगी, जिसमें आपका 50 नंबर का कंपनी अकाउंट्स है और 50 नंबर की आपकी ऑडिट आती है। ठीक, तो ये 2 पेपर की क्लासेस आपको मुझसे मिल जाएंगी। अब सर क्वेश्चन आता है सर व्हेन टू गिव एग्जाम्स, कि सर एग्जाम कब दे, बड़ा कंफ्यूजन है सर, बहुत कंफ्यूजन है कि सर जून अटेम्प्ट दें या फिर दिसंबर अटेम्प्ट दें। क्वेश्चन है क्या करूं। सबसे पहले तो सर आपको डेट जाननी है। अगर आप जून अटेम्प्ट देना चाहते हो, अगर आप जून ही अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो सर आपको इंटर लेवल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा बिफोर, ऑन और बिफोर कब सर 31 जनवरी 2022। आपको 31 जनवरी से पहले पहले इंस्टीट्यूट में इंटर लेवल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप एलिजिबल हो जून 22 अटेम्प्ट देने के लिए। अगर आप सर 31 के बाद रजिस्टर कराते हो तो सर आप जून तो दे ही नहीं सकते, फिर आपको सीधा सीधा दिसंबर में ही जाना पड़ेगा। ठीक, ये तो सर डेट आ गई। अब सर करें क्या मैं जून अटेम्प्ट दूं या दिसंबर अटेम्प्ट दूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, मैं आपको बिल्कुल भी सर मना नहीं करूंगा जून देने के लिए, आप देना चाहो तो दे दो, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों को डिस्कस करूंगा। देखो सबसे पहली चीज, अगर आप जून अटेम्प्ट देना चाहते हो, ऑब्वियसली सर जून अटेम्प्ट में आप एक ही ग्रुप दोगे, बोथ ग्रुप्स तो बच्चा वैसे भी नहीं दे पाएगा, टाइम कहां है। ठीक, एक ग्रुप आप जून में देना चाहते हो तो आप दो, लेकिन ध्यान रहे सर आपकी जो क्लासेस वगैरह हैं, जो आपकी क्लासेस है, या आप कह लो सर मेरा सिलेबस जो है वो कब तक खत्म हो जाना चाहिए, वो सर आपका लास्ट 15 अप्रैल तक खत्म हो जाना चाहिए। इन एनी केस सर आपको 15 अप्रैल तक अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। अगर आपका 15 अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो सर आप जून अटेम्प्ट दे सकते हो, क्योंकि सर उसके बाद आपका 1.5 महीना बचेगा, आधा अप्रैल और मई और जून में आपके एग्जाम होते हैं, तो सर आप 1.5 महीने में अपना रिवीजन करके निकाल सकते हो। लेकिन 15 अप्रैल से ऊपर आपका सिलेबस नहीं जाना चाहिए। 15 अप्रैल से पहले पहले कोशिश करो अपना सिलेबस खत्म करने के लिए। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर सिलेबस खत्म करने में टाइम कितना लगता है, सिलेबस खत्म करने में टाइम कितना लगता है, तो सर इफेक्टिवली देखा जाए तो लगभग 3.5 से 4 महीने लग जाते हैं, 3.5 से 4 महीने लग जाते हैं। तो सर अब आपके पास टाइम अवेलेबल कितना है, तो सर आपके पास कुछ टाइम, अभी कुछ टाइम तो आपको जनवरी का अवेलेबल है, पूरा फेब अवेलेबल है, मार्च अवेलेबल है, और 15 दिन में आपको अप्रैल के भी दे रहा हो, तो ओवर लॉस मोर और लेस कैलकुलेट करके देखो तो 3 महीने अवेलेबल है। तो सर 3.5 से 4 महीने का सिलेबस आपको 3 महीने में कवर करना है, 3 महीने मैक्सिमम है, उसमें भी कुछ दिन कमी है, तो आप ये लगा लो 3.5 से 4 महीने का सिलेबस आपको 3 महीने में कवर करना है। मैं इसे इंपॉसिबल नहीं कह रहा, पहली बात तो इंपॉसिबल कुछ होता ही नहीं है, इंपॉसिबल तो है ही नहीं सर। 3.5 से 4 महीने का सिलेबस आप 3 महीने में आराम से कवर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि सर आप अपने पढ़ाई के टाइम को ज्यादा कर दो, और आप टाइम ये जो टाइम चल रहा है आप उसको वेस्ट ना करो, जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू करो। जल्दी से जल्दी क्या सर, वीडियो देखते ही आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी अगर आप जून अटेम्प्ट के लिए जाना चाहते हो। तो जून अटेम्प्ट के लिए आप आराम से जा सकते हो, बिल्कुल आराम से जा सकते हो, लेकिन आपका सिलेबस जो है वो 15 अप्रैल तक कवर हो जाना चाहिए, तो आप सर जून अटेम्प्ट के लिए जाओ। ठीक, प्रोवाइडेड
प्रोवाइडेड, एक तो सर अगर आपके कोई बीकॉम वीकॉम के एग्जाम्स हैं बीच में, बीकॉम वीकॉम भी बच्चे कर रहे होते हैं सर, तो बीकॉम वाला बच्चा सर जून अटेम्प्ट के लिए ना ही जाए, उसके कॉलेज के भी एग्जाम्स होंगे, कॉलेज भी चल रहा होता है, कॉलेज में असाइनमेंट वगैरह भी देने होते हैं। मैं रेगुलर कॉलेज वाले की बात कर रहा हूँ, एसओएल की बात नहीं कर रहा। एसओएल का तो सर कोई कॉलेज का प्रेशर इतना होता नहीं है, उसके पास एग्जाम है, वो तो वो बाद में भी पढ़ के हो ही जाता है पास, उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रेगुलर कॉलेज कर रहा है, जिसका सर कॉलेज भी चलता है साथ साथ, उसके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है। जो सर वर्किंग है, जो कहीं जॉब कर रहा है, उसके लिए भी सर थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो अकॉर्डिंगली यहां पे लिख देता हूं सर, जो कोई वर्किंग पर्सन है, जो जॉब वगैरह कर रहा है, उसके लिए भी थोड़ी दिक्कत वाली बात है जून अटेम्प्ट पे देना। अगर आपको जॉब से छुट्टी मिल जाती है 3-4 महीने की, जो मेरे ख्याल से कोई देगा नहीं, लेकिन अगर आपको मिल जाती है तो सर आप दे सकते हो। तो एट द केस सर आप 15 अप्रैल तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आप जून अटेम्प्ट दो। सर अगर आप 15 अप्रैल तक सिलेबस अपना नहीं कंप्लीट कर सकते, आप पहले से प्लानिंग करके चलना, तो सर आप दिसंबर में जाओ, गो फॉर दिसंबर। और ध्यान रहे सर, दिसंबर में फिर आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं, बोथ ग्रुप्स देने हैं, और प्रिपेयर फॉर रैंक, प्रिपेयर फॉर रैंक। सर अब बच्चे बोलेंगे सर आप तो पहले से प्रेशर डाल रहे हो। मैं प्रेशर नहीं डाल रहा, मैं आपको सर मोटिवेट कर रहा हूं। ये प्रेशर डालना नहीं होता, इसे बोलते हैं मोटिवेट करना। सर मैं आपको कह रहा हूं क्या, सर दिसंबर में एग्जाम दो, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है सर जून तक मैं नहीं कर पाऊंगा, दिसंबर में एग्जाम दो, लेकिन सर टाइम है ना दिसंबर तक, लगभग पूरा आपका 1 साल है। तो सर आप क्या करोगे, बोथ ग्रुप्स की तैयारी करो और रैंक लेके आओ। फिर आप आराम से, क्या करो सर, अपना फेब मार्च अप्रैल, आप आराम से अपना जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 जो है वो आप अप्रैल भी छोड़ो, मई लगा लेता हूं सर, आराम से दोगे, कॉलेज भी होगा बीच में, तो मई एंड तक आप अपना ग्रुप 1 कंप्लीट करो। फिर उसके बाद आप ग्रुप 2 शुरू करो, जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड तक आप अपना ग्रुप 2 कंप्लीट करो। और उसके बाद आपके पास अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीने बचेंगे, इस 2 महीने को कोर रिवीजन के लिए डाल दो, कोर रिवीजन के लिए डाल दो। इस तरीके से सर आप तैयारी करो, और डेफिनेटली सर आप रैंक लेके आ सकते हो, रैंक लेके आ सकते हो। सर रैंक लाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होती, मेहनत ज्यादा करनी होती है, मुश्किल नहीं होता। बहुत से सर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सर अपने स्कूल टाइम पे अकेडमिकली इतने अच्छे नहीं रहे होंगे, वो फिर भी सर प्रोफेशनल कोर्स में रैंक लाते हैं, सीए कोर्स में, सीएमए कोर्स में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, रैंकर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सर अपने 11th-12th लेवल पे इतने अच्छे नहीं थे, 70%, 60%, एवरेज स्टूडेंट जिसे हम बोलते हैं, 80% वाला बच्चा था, वो सीए सीएमए में जाकर सर रैंक लेके आता है, होता है ऐसा ऐसा। ठीक, तो आप कभी भी अपने माइंड में मत रखना कि सर मैं रैंक वाला नहीं हूं, मैं रैंक नहीं ला सकता, ला सकते हो, रैंक आप भी ला सकते हो। ठीक, प्रोवाइडेड कि आपकी ना स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, आपको एक स्टार्ट अच्छा करना है, और उस स्टार्ट को ना आपको मेंटेन करके चलना है। कई बार क्या होता है, आप मेरी वीडियो देखने के बाद तो बहुत मोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा सर बस अब तो मैं लग जाऊंगा, मुझे रैंक लेके आनी है, सर ने बोला रैंक लेके आनी है, प्लान पता लग गया, अब तो बस मैं लग जाऊंगा। 10 दिन कर लोगे, 10 दिन तो ज्यादा बोल दिया मैंने, हफ्ते भर में सर आपका ना कहते हैं जोश ठंडा हो जाएगा, डिले पड़ जाओगे। ऐसा नहीं करना सर, आपको उस जोश को मेंटेन करके रखना है। रैंक वही बच्चा लाएगा जो सर कंसिस्टेंट होगा एंड तक। मेहनत सब करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, पास हो जाओगे, लेकिन रैंक लाने के लिए सर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि जो आप पढ़ोगे वही रैंकर पढ़ रहा है, रैंकर कोई अलग थोड़ी ना चीज पढ़ रहा है, जो सिलेबस आपके पास है वही रैंकर के पास है, जो चीजें आप पढ़ रहे हो वही रैंकर पढ़ रहा है, जो क्लासेस आप लेते हो वही रैंकर लेता है, हो सकता है सेल्फ स्टडी करता है। तो सर रैंक आप भी ला सकते हो, लेकिन बस क्या होता है, रैंकर और आप में डिफरेंशिएट क्या होगा, अगर आप रैंकर और नॉन रैंकर में डिफरेंशिएट क्या होगा सर, जो रैंकर होगा ना वो एंड तक कंसिस्टेंट होगा, वो लगातार पढ़ता चला जाएगा, और नॉन रैंकर क्या करेगा, वो सर बीच बीच में गैप देता रहेगा, 10-15 दिन पढ़ लिया, उसके बाद उसका मूड नहीं करा तो 3-4 दिन खराब कर दिए, फिर पढ़ लिया, फिर मोटिवेशन की वीडियोस ढूंढा, फिर मोटिवेट हुआ, फिर पढ़ लिया, फिर टाइम खराब कर दिया। अगर ऐसा बच्चा करेगा तो सर फिर वो रैंक नहीं ला सकता। रैंक लाने के लिए सर आपको कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता सर रैंकर जो बच्चा है वो इंजॉय नहीं करता, वो भी पूरा इंजॉय करता है, वो भी सर मूवीज देखता है, वो भी गेम्स खेलता है, वो भी सर अपना व्हाट्सएप यूज करता है, वो भी सोशल मीडिया यूज करता है, लेकिन हर चीज की ना टाइम बाउंडेशन रखता है वो बच्चा, वो हर चीज की क्या रखता है सर, टाइम बाउंडेशन रखता है। तो अगर आप ये सब चीजें कर सकते हो तो सर आप भी रैंक लेके आ सकते हो, ध्यान रहे। ठीक है जी, चलो तो आप जून और दिसंबर अटेम्प्ट, ये आपको क्लियर हो गया सर कैसे आपको डिसाइड करना है। 15 अप्रैल तक कोर्स पूरा कर सकते हो, जून में देना चाहते हो 15 अप्रैल तक कर सकते हो, तो सर गो फॉर जून, अदरवाइज गो फॉर दिसंबर। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन आता है सर,
बोथ ग्रुप्स दूं या सिंगल दूं? बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं या सिंगल देना है, ये तो वैसे मैंने ऊपर आपको क्लियर कर ही दिया कि सर अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स ओनली। अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स, और अगर आप सिंगल सिंगल देना चाहते हो तो सर जून अटेम्प्ट दो, ग्रुप 1 और अपना दिसंबर में ग्रुप 2 देना। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मैं आराम से दिसंबर में एक ही ग्रुप दूंगा, तो सर ये आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, फिर या आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। आप खुद सोचो ना सर, 4 पेपर पढ़ने के लिए क्या आप पूरा साल ले लोगे? अरे आपने फाउंडेशन के पेपर 2-3 महीने में तैयार कर लिए, क्या आप इंटर लेवल के 4 पेपर को पढ़ने में पूरा साल लगा लोगे? नहीं सर, टाइम बचाना है आपको, जैसे भी करके टाइम बचाना है आपका। कहते हैं ना, एक एक दिन अगर आप वेस्ट करते हो तो उसको मॉनिटरी कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करूं मॉनिटरी? सर अगर मान लो आप सीएमए क्वालिफाई करके जॉब करने जाते हो तो सर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 तो होगी, कम ही बोल रहा हूं मैं, ज्यादा भी हो सकती है, 50,000 तो होगी। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 30 कर लो। लो मैथमेटिकल स्टूडेंट हो आप सर, 50,000 डिवाइडेड बाय 30 करो तो पर डे की कॉस्ट कितनी निकल के आती है? लगभग 1700 रुपए, लगभग 1700 रुपए की कॉस्ट निकल के आती है। तो अगर आप एक दिन खराब करते हो तो समझ लेना आपने 1700 रुपए अपने खराब कर दिए, आपने अपने 1700 रुपए खराब कर दिए। तो सर इस तरीके से कैलकुलेट करना, आप कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक, तो बोथ और सिंगल क्या करें सर? ऊपर क्लियर कर दिया सर, दिसंबर में जा रहे हो तो बोथ दो। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है सर, क्लासेस कैसे लूं? क्या मैं बोथ ग्रुप्स की क्लासेस इकट्ठे स्टार्ट कर दूं या फिर सिंगल सिंगल करके दूं? सर कभी भी इस ट्रैप ही बोलूंगा मैं से, इस ट्रैप में मत फंसना कि सर बोथ ग्रुप्स की क्लासेस इकट्ठे स्टार्ट करगी। कई जगह सर आपको परसुएड किया जाएगा गो फॉर कॉम्बो, वो बेचेंगे सर आपको कि कॉम्बो ले लो, हमारा कॉम्बो ले लो, बोथ ग्रुप्स का कॉम्बो ले लो, सस्ता मिल जाएगा आपको। ठीक, लेकिन सर ऐसा मत करना। जनरली मैंने देखा है सर, जो बच्चा ऐसे बोथ ग्रुप्स टाइप के कॉम्बो में फंस जाता है वो सर अब बाद में कहीं का नहीं रहता, वो बाद में बहुत परेशान हो जाता है। सर नहीं, आपको किसी कॉम्बो में नहीं फंसना। आपको कॉम्बो का मतलब है आपको बोथ ग्रुप्स की क्लासेस इकट्ठे स्टार्ट नहीं करनी, आपको इतना अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करना ही नहीं है। आपको क्या करना है सर, आपको एक एक ग्रुप का पहले कंप्लीट करना है, एक एक ग्रुप कंप्लीट करते चले जाओ। कि जैसे मैंने आपको यहां पर बताया सर, ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 आप सर मई एंड तक का टारगेट दो कि सर मुझे मई एंड तक अपना ग्रुप 1 पहले खत्म कर लेना है, उसके बाद आई विल स्टार्ट ग्रुप 2। तो सर ऐसे आप अपने आप को क्या करो, टारगेट दो कि ग्रुप 1 मुझे मई एंड तक कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं ग्रुप 2 करूंगा। तो आप पूरे पूरे ग्रुप एक एक साथ स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो सर आप दो दो सब्जेक्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप मान लो पहले आपने स्टार्ट करा कि सर मैं पहले 2 सब्जेक्ट पकड़ लेता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ। मैं 2 महीने के अंदर अंदर, मैं 2 मंथ्स के अंदर अंदर पहले ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद सर अगले 2 महीने में मैं डीटी और कॉस्ट को करूंगा। ये भी बच्चे करते हैं, ये भी कई सारे बच्चे करते हैं, दो दो सब्जेक्ट के कॉम्बो उठा लेते हैं। कोई भी कॉम्बो बना सकते हो, जरूरी नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ, आप कोई भी बना सकते हो, अकाउंट्स और डीटी बना सकते हो, लॉ और डीटी बना सकते हो, टैक्स और लॉ बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। लेकिन कॉम्बो से स्टार्ट, लेकिन आप दो दो सब्जेक्ट करके स्टार्ट करोगे वो भी एक अच्छा स्टार्ट है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि 2 सब्जेक्ट 4-4 महीने तक कर रहे हो, नहीं, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 2 सब्जेक्ट अभी स्टार्ट करें तो 2 महीने में कंप्लीट आपको करने हैं वो सब्जेक्ट। और जब मैं आपको बोलता हूं कंप्लीट करने हैं, तो कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि सर आपने जो क्लासेस लिए वो क्लासेस पूरी देखनी है, उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होमवर्क अगर वो दे रहे हैं तो सर वो होमवर्क भी आपको करना है, प्लस अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी आपको करना है। मतलब ये कवरेज आपको साथ साथ रखनी है, ये कवरेज आपको साथ साथ रखनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सर पहले मैं कोचिंग का मटेरियल करूंगा पहले अच्छे से, ठीक है भाई, उसके बाद मैं स्टडी मटेरियल उठाऊंगा। नहीं, ऐसा टाइम ही नहीं आने वाला, फिर वो स्टडी मटेरियल आपका रह जाएगा। साथ साथ कवर करते चलो। मैं हमेशा सर अपने बच्चों को यही बोलता हूं जो क्लासेस ले लेते हैं कि सर आप मेरी बुक तो कर ही रहे हो, आप स्टडी मटेरियल भी साथ साथ करते चले जाना, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, स्टडी मैट नहीं उठा पाओगे आप। ठीक, तो स्टडी मैट आपको साथ साथ कर लेना है। तो आप पूरे ग्रुप से स्टार्ट करो, बोथ ग्रुप्स मत करना, सिंगल सिंगल ग्रुप की क्लासेस से स्टार्ट करो। और उसके बाद आप या फिर वो नहीं करना चाहते तो आप दो दो सब्जेक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, ओके। अब आता है सर, एक दिन में कितने घंटे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, एक दिन में कितने घंटे पढ़ूं, कितने सब्जेक्ट पढ़ूं? तो कह सकता हूं सर हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी। ये सर एक बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सर हाउ टू स्टडी एक दिन में। कई बार बच्चे पूछते हैं सर एक दिन में कितने घंटे पढ़ूं, कितने सब्जेक्ट्स में उठा लूं, कैसे करूं, थोड़ा बता दो। ठीक है सर, देखो ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हर किसी के पढ़ने का तरीका, हर किसी के पढ़ने का पैटर्न डिफरेंट होता है। कोई बच्चा अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ लेता है, कोई बच्चा लेट नाइट पढ़ता है। सर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने वाला बच्चा हूं, मेरा एक दोस्त है वो लेट नाइट पढ़ता है। ठीक, तो सर ये सब्जेक्टिव है।
मैं एक साथ बैठ के 3 घंटे पढ़ लेता हूं, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है वो सर 1-1.5 घंटे में ही उसको लगता है वो उठ जाता है। मैं 5-5 घंटे भी बैठ सकता हूं, कुछ बच्चे सर 2-2 घंटे बाद गैप ले लेते हैं। ठीक सर, वो एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन हाँ मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं आप कैसे पढ़ोगे, हाउ टू स्टडी। तो सर अगर मैं आपको बोलूं कि एक दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ना है, तो सर क्या होगा, आपको सर लगेगा ये तो बहुत ज्यादा है। और फिर मैं बोलूंगा भाई पास होना है तो इतना करना पड़ेगा, तो हो सकता है सर आप 1-2-3 दिन पढ़ लो, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे। 2-3 दिन आपने 12 to 14 आवर्स की स्टडी निकाल भी दी, तो सर आप उसके बाद 3-4 दिन खराब भी कर दोगे, क्योंकि थक जाओगे। तो टाइम एकदम से आपको प्रेशराइज नहीं करना, अपने आपको धीरे 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 आपको टाइम बढ़ाना है। स्टार्ट विद 8 आवर्स अ डे। स्टार्ट विद 8 आवर्स अ डे, 8 घंटे एक दिन से स्टार्ट करो। 8 घंटे कभी भी एट अ स्ट्रेच तो हो गया नहीं ऑब्वियसली। 2-2 घंटे की सीटिंग दे सकते हो, 4 या 3-3 घंटे की 3-3-2 करके सीटिंग दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन स्टार्ट विद 8 आवर्स अ डे, 8 घंटे एक दिन में पढ़ाई करो। उसको धीरे धीरे करके 10 पे लेके जाओ, फिर 12 पे लेके जाओ, फिर जब तक एग्जाम आ जाएंगे तो अपने आप ही वो 14 पे पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा सर, आप अपने आप को प्रेशराइज नहीं कर रहे, धीरे 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 सीढ़ी चढ़ रहे हो। ठीक, तो ये तो है सर टाइम 8 घंटे। कब पढ़ोगे वो आपके ऊपर है। अर्ली मॉर्निंग उठोगे अर्ली मॉर्निंग पढ़ लो, लेट नाइट पढ़ना चाहते हो लेट नाइट पढ़ लो, टाइम टेबल सर आप अपना खुद बनाओगे। हाँ ये जरूर मैं बताऊंगा सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए। तो सर एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, 2 सब्जेक्ट्स अ डे। ठीक, तो जैसे आपने फॉर एग्जांपल 8 घंटे निकाले, तो 8 घंटे में 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, कैसे कैसे सर, 4 आवर्स पर सब्जेक्ट, 4 आवर्स पर सब्जेक्ट। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हो। जब आप 10 घंटे करोगे तो 5 घंटे पर सब्जेक्ट, जब आप 12 घंटे करोगे तो 6 घंटा पर सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे, किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, किसी भी सब्जेक्ट को कम कर देना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये हो सकता है सर आपका किसी सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए, किसी में कम इंटरेस्ट आ जाए, लेकिन जिसमें कम इंटरेस्ट आ रहा है सर टाइम उसको भी देना है। नहीं तो क्या होगा, जिस सब्जेक्ट में कम इंटरेस्ट है उसको आप टाइम नहीं दोगे तो सर उसी में अटक जाओगे। फिर हर एक सब्जेक्ट को आपको क्या करना है सर, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि पास सब में होना है, 40 सब में चाहिए भाई, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, तो हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। स्टार्ट विद 8 आवर्स, 2 सब्जेक्ट्स पर डे। लेट्स से अगर आपने पूरा एक ग्रुप खरीद लिया, पूरा एक ग्रुप आपने स्टार्ट कर लिया, इकट्ठे आपने चारों सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिए, तो कैसे करोगे, तो सर आप एक ना ऑल्टरनेट डेज पे शेड्यूल बना लो। जैसे आपने बोला कि सर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, एग्जांपल के तौर पे आपने बोला सर MWF पे लेट्स से मैं अकाउंट्स, ग्रुप 1 अकाउंट्स और लॉ पढ़ूंगा। उसके बाद TTS पे आपने बोला मैं टैक्स एंड कॉस्ट पढ़ूंगा। ये ऐसे आपने शेड्यूल करके बना लिया। ठीक, या फिर अगर आप आपने स्टार्ट ही 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, तो आपने डेली क्या बोला कि भाई डेली मैं अकाउंट्स और लॉ को अगले 2 महीने तक मेरे को अकाउंट्स और लॉ खत्म कर देने हैं, और उसके बाद मैं अगले 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, तो वो भी कर सकते हो, वो एक अच्छा तरीका होता है कि 2-2 सब्जेक्ट करके आपने परचेज कर लिए। इससे आप क्या करो, जब जरूरत होगी तब आप परचेज कर लेना। ठीक, तो ये आप कर सकते हो 8 घंटे 2 सब्जेक्ट्स पर डे। ठीक, ओके। कवरेज मैंने आपको बताई है सर, कवरेज के लिए क्लासेस जो देख रहे हो वो तो है ही है, जो आपको कोचिंग से बुक मिलती है वो है ही है, प्लस आपका स्टडी मटेरियल जरूर आपको करना है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, फाउंडेशन और इंटर के पढ़ाई के तरीके में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क है सर। फाउंडेशन बहुत ही एक एलिमेंट्री लेवल है, बहुत ही एक बेसिक लेवल है, वहां पर पास होना मुश्किल नहीं होता, वहां पर पास हो जाते हैं सर। वहां पर पास होना टफ नहीं है, वहां पर पास होना बहुत आसान है। लेकिन इंटर लेवल पे, इंटर लेवल सर आपका पूरा कंसेप्चुअल लेवल है, यहां पर आपको डीप स्टडी करनी है, इन डेप्थ स्टडी करनी है और सारे कॉन्सेप्ट में जाना है। जैसे अगर मैं अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं, तो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके फाउंडेशन के भी टॉपिक्स हैं, नए टॉपिक्स भी हैं। जैसे फाउंडेशन के टॉपिक लाइक कंसाइनमेंट रिपीट हो जाएगा, आपका जॉइंट वेंचर रिपीट हो जाएगा, डेप्रीसिएशन रिपीट हो जाएगा, BRS रिपीट हो जाएगा, NPO रिपीट हो जाएगा, फाइनल अकाउंट्स रिपीट हो जाएगा। ये 6-7 टॉपिक्स तो सर आपके बेसिक थ्योरी है, वो फिर रिपीट हो जाएगी, वो सारे फाउंडेशन से उठाए गए हैं। लेकिन फाउंडेशन में आपने इनको ना बहुत एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ा था, लेकिन यहां पर आप इन चीजों की डीप में जाओगे, इन चीजों के असल कॉन्सेप्ट में जाओगे। जितना डीप में, जितना अच्छे से हमने फाउंडेशन को पढ़ा है इन सब्जेक्ट्स, इन टॉपिक्स को लेकर, उतनी ही डिटेल में सर हम इन टॉपिक्स को इंटर लेवल पे भी पढ़ते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक, तो सर आपको इंटर लेवल पे पूरा पूरा चीजों को ना कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। चीजों को बिल्कुल भी रटने की कोशिश मत करना, रटोगे तो फंसोगे। सिंपल सा फंडा है सर, किसी भी सब्जेक्ट में अगर चीजें रटोगे तो फंसोगे।
आपको चीजों के कॉन्सेप्ट में जाना है, डीप कॉन्सेप्ट में जाना है कि भाई कोई भी कॉन्सेप्ट बना है तो वो क्या बना है। जैसे नए चैप्टर्स आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, और आपका ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, रॉयल्टी, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सर इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनके कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है। इंश्योरेंस क्लेम निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है, हायर परचेज की ट्रांजेक्शन हो रही है तो उस क्यों होती है, उस कैसे होती है। सर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जब तक आप चीजों को इस तरीके से रिलेट नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला। आजकल सारी क्लासेस सर ऑनलाइन चली गई हैं। ऑनलाइन में सर आपको अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना है, आपको चीजों को प्रैक्टिकल रिलेट करना है, सो दैट आप चीजों की कंसेप्ट को, बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है, उसको समझ पाओ। एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप आराम से उसको हैंडल करो। ठीक, एग्जाम से याद आया सर, बच्चा सोच ऑब्वियसली ये दिमाग में सर ऑनलाइन एग्जाम होने हैं, ऑफलाइन होने हैं, क्या होगा सर। एग्जाम तो ऑनलाइन ही होने हैं, ऑफलाइन ऑफलाइन ठीक है, हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन हो गए ऑनलाइन ही। ठीक, अब सर ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए क्या पढ़ाई का तरीके में चेंज आएगा, आंसर इज नो। जो कॉन्सेप्ट सर ऑफलाइन में आप पढ़ते थे वही कॉन्सेप्ट ऑनलाइन में पढ़ोगे। जिस तरीके से आप ऑफलाइन एग्जाम्स की प्रैक्टिस करते हो सर उसी पैटर्न पे तो ऑनलाइन एग्जाम आएगा। अब देखो ऑनलाइन में एक चीज है, 40 नंबर अगर आप देखोगे तो सर स्टार्टिंग के सेक्शन ए और बी जो 40 नंबर है वो है ही पूरी कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, वो पूरे है ही कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। एमसीक्यूज जो आपके वो आएंगे, वन वर्ड क्वेश्चंस आएंगे, वो सर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट टेस्टिंग ही है, वहां पर चलेगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो अगले 60 नंबर है उस 60 नंबर में कुछ नहीं है सर, जो आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को ही तो एमसीक्यू में ब्रेक किया है। तो आपको सर डीप कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, और क्वेश्चन जैसे आप ऑफलाइन में ट्रेडिशनल तरीके से प्रैक्टिस करते थे उसी तरीके से यहां पर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि सर थोड़ी सी इजी आपको यहां पर ये चीज हो जाएगी ऑनलाइन एग्जाम में कि आपको फॉर्मेट के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना। बट सर मैं आपको यही बोलूंगा, जो भी कर रहे हो सब प्रॉपर करना, फॉर्मेट सब प्रॉपर तरीके से करना। कभी भी सर इंस्टीट्यूट कुछ नई चीज लिया है तो हमें कुछ नहीं पता, आपको पूरा अपने आप को प्रॉपर तैयार करना है। ठीक, तो सर ये क्लियर हो गया कैसे हमको स्टडी करना है। अब आता है सर बहुत बड़ा क्वेश्चन, जो बच्चा इस समय सर सबसे ज्यादा देख रहा है चीजों को, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, कहां से पढ़ूं सर, कि सर कौन सी क्लासेस लूं, कहां पर जाऊं पढ़ने, खुद पढ़ लूं, सेल्फ स्टडी कर लूं। ठीक है, इन बातों पे डिस्कस करते हैं। देखो सर आपको पता है सर मैं भी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, तो मैं कभी भी ऐसे तो बोलूंगा नहीं सर मुझसे मत पढ़ो, मैं हमेशा कहूंगा से भी आप आओ और पढ़ो। ठीक, लेकिन सर यहां पर मैं आपको ना एक चीज रियलिटी बताता हूं। पहली बात तो ये कि सर क्या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आंसर इज यस, यू कैन डू सेल्फ स्टडी। कि सर सेल्फ स्टडी पढ़ करके हम रैंक भी ला सकते हैं, यस यू कैन स्कोर रैंक। बहुत सारे ऐसे रैंकर्स हैं सर जो जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, अफोर्ड नहीं कर सकते क्लासेस, तो सर वो भी रैंक लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं, सेल्फ स्टडी से लेके आते हैं। बस सिर्फ एक चीज हो जाती है कि सर सेल्फ स्टडी से आप पढ़ोगे, बहुत अच्छा पढ़ोगे, रैंक भी आ जाएगी, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा। सेल्फ स्टडी से पढ़ने में ना टाइम लगेगा, बट क्लासेस से आपको ये हो जाएगा कि सर आपको ना एक कहते हैं ना पक्की पकाई एक थाली में खाना परोसा जा रहा है, और आपको फिर बताया जा रहा है कि भाई ये चीज है, ये चीज है, वो ये चीज है। लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या है सर, आपको खाना खुद बनाना है, थाली ले साफ करनी है, थाली लेकर आनी है, उसमें खाना डालना है, फिर देखना है टेस्ट कैसा है। बट कोचिंग में है कि सर टीचर ने आपको टेस्ट करके डिशेस रखी हुई हैं और आपको बता रहे हैं कि भाई ऐसे 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 ऐसे। लेकिन ये भी ध्यान रहे सर, कोचिंग चाहे जितनी मर्जी ले लो उसके बाद भी सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ती है। कोचिंग का रोल आपकी सक्सेस में सिर्फ 30 या 40% से ऊपर नहीं होता। भले ही मैं कोचिंग इंडस्ट्री से हूं, लेकिन फिर मैं यही बोल रहा हूं सर, कोचिंग जितनी मर्जी ले लो सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। सब मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा रैंक भी लाता है, फेल भी होता है। पढ़ाया मैंने रैंकर को भी सेम चीज है, फेल वाले बच्चे को भी सेम चीज है। बस क्या है सर, वो फेल इसलिए हो गया उसने सेल्फ स्टडी नहीं करी, और रैंक इसलिए लिया है कि सर उसने कोचिंग के बाद अपनी और मेहनत करी और सेल्फ स्टडी करी, माइंड लगाया चीजों को। समझ रहे हो बात? ठीक, तो सर कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, मेहनत आपको सर एट द एंड करनी ही पड़ेगी। ठीक, आज के टाइम में सर बहुत सारे टीचर्स हैं, और सबसे मजे की बात है सर हर एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है सर, सब पढ़ा रहे हैं सर, ऑब्वियसली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक, लेकिन सर आपको उन टीचर से क्लास लेनी चाहिए जो जिससे आप थोड़ा ना कंफर्टेबल हो, जो आपको सूट करता हो। सर आज का टाइम क्या है, पिक एंड चूज वाला क्वेश्चन है सर, आपके ऊपर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि भाई जो चीज आपको पसंद आती है पिक करो। ठीक, पहले क्या होता था, पहले ऑप्शंस इतने नहीं थे तो हमें पता था सर यहीं से ही लेना है,
यहीं से ही करना है तो जब जैसे मर्जी करो वहीं से ही करना है। लेकिन आज के टाइम में सर ऐसा नहीं है। आज के टाइम में सर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके ऊपर है सर, आपको पिक करना है, चूज करना है। ठीक, तो सर आप डेमो वगैरह देखो, क्लासेस देखो, उनके यूट्यूब पे जाके सर्च करो, जहां से आप कंफर्टेबल होते हो वहां से पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा सर मुझसे पढ़ो, कोई सर मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा। आपको मेरा टीचिंग स्टाइल समझ में आता है तो आप मुझसे पढ़ो, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल नहीं अच्छा लगता तो सर मत पढ़ो, कोई बात नहीं। ठीक, जहां से आपको समझ में आता है, जो आपको पसंद करता है, जहां जिस टीचर को आप लाइक कर पा रहे हो उसको पढ़ो। एक चीज गलती बिल्कुल मत करना सर, भीड़ के पीछे मत भागना। आज का टाइम ये बड़ी दिक्कत आ जाती है सर, भीड़ के पीछे भागते हैं। हम क्या करते हैं सर, हम पुराने लोगों से पूछते हैं कि भाई अपने कोई बड़े भाई बहन या अपने कोई रिश्तेदार या कोई खुद ही बता देते हैं सर कि भाई साहब यहाँ से पढ़ लेना, ये तो इनका बहुत नाम है, यहाँ से पढ़ लेना, फलाने टीचर से पढ़ लेना। नो डाउट सर उनका नाम है, आपके ब्रदर सिस्टर या जो भी आपके रिश्तेदार हैं उन्होंने पढ़ा होगा, पास हो गए होंगे, इसलिए वो रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन सर मैं एक चीज़ बता दूं, जिसका नाम नहीं है वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। ठीक, अगर आप भीड़ के पीछे भागोगे, हो सकता है सर आप उनके टीचिंग स्टाइल से कंफर्टेबल ना हो पाओ, तो सर क्या होगा, कोई रिफंड वगैरह तो होती नहीं है, चीजें फंस जाओगे आप, फिर आप ना किसी को कुछ बोल सकते हैं और आपके पैसे भी खराब हो गए, टाइम भी खराब हो गया। ठीक, तो सर बेटर यही रहेगा, कहीं से भी पढ़ लो सर, आप एक छोटे से छोटे टीचर से पढ़ लो, जिसका बिल्कुल भी नाम ना हो, उससे पढ़ लो, लेकिन आपको ना टीचिंग स्टाइल समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसकी हो जानी चाहिए कि सर जो टीचर कह रहा है क्या मैं वो बातें समझ पा रहा हूं या नहीं। ठीक, मेन मुद्दा है सर, आप जिससे भी पढ़ोगे ना, आपको उसके साथ कनेक्ट जरूर रहना है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक, ऑफलाइन तो सर हो ही नहीं रही, अब सर ऑनलाइन ही चलने लग गया। ठीक, तो ऑनलाइन में सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कनेक्ट, हमें टीचर के साथ कनेक्ट रहना है सर। कनेक्ट तो ऑफलाइन में भी नहीं हो पाते थे, सही बताऊं मैं आपको, ये कहने की बात है सर, ऑफलाइन में टीचर से कनेक्ट हो जाते थे, नहीं हो पाते थे। अब जैसे सर मैं ऑफलाइन बैच लेता था तो जो इतने बच्चे होते थे सर, मैं एक एक से बात थोड़ी ना कर पाता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, पूरा बैच निकल गया 4 महीने का, मुझे उनका नाम भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं हो पाया। सर कनेक्ट आपको होना है, टीचर ऑनलाइन बैठा हो, टीचर ऑफलाइन हो, कनेक्ट आपको होना है। ऑनलाइन वाला टीचर भी सर, आप उनको फोन मैसेज करोगे तो वो आपको रिप्लाई देगा, मे बी इंस्टेंट ना दे पाए लेकिन जल्दी आपको रिप्लाई देगा। तो इस टाइप का आपका कनेक्ट है तो सर आप कर सकते हो। ठीक, आपका डाउट पूरा रिजॉल्व हो जाना चाहिए, आपको डाउट सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए। ठीक, डाउट सपोर्ट अच्छा मिल रहा है तो आप कर सकते हो, वो टीचर चूज कर सकते हो। ठीक, जहां डाउट सपोर्ट नहीं मिल रहा तो सर वो टीचर चूज करना मेरे हिसाब से कोई फायदेमंद वाली चीज नहीं है। कुछ ऐसे लोग क्लेम भी कर देते हैं कि सर हमारी क्लासेस लो, हमारा नाम अच्छा है, हमारी क्लासेस लो, कोई डाउट ही नहीं आते। सर मैं मान ही नहीं सकता ऐसा कि डाउट ना आए, स्टूडेंट माइंड है सर, डाउट तो आएगा ही आएगा, डाउट तो आएगा ही आएगा। ठीक, लेकिन वो डाउट अगर आपका पेंडिंग रह जाता है तो सर वो टीचर फिर मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है। डाउट अगर आपका क्लियर होता है तो सर वो टीचर काम का है। और कई बार तो सर ऐसे मैंने देखा है, डाउट क्लियर होने में हफ्ते हफ्ता 10-10 दिन भी लग गए, तो सर वो ऐसे डाउट क्लियर करने का फायदा क्या हुआ कि जो जिसका रिप्लाई ही हफ्ता 10 दिन में आ रहा है, बच्चा ही डाउट भूल जाएगा। ठीक है, 24 से 48 घंटे लो, 1 से 2 दिन लो, ठीक है, आपको डाउट आया। अब बच्चे भी तो नहीं मानते, डाउट मेरे पास भी बच्चे कई बार भेज देते हैं, रात को 2-2 3-3 बजे डाउट आ रहे हैं। कई बार मैं जगह होता हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ तो 2-2 3-3 बजे तक डाउट आ जाता है। ठीक है, मैं उनको उस टाइम पे रिप्लाई नहीं करता, मैं जगह होता हूँ लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने 2-3 बजे रात को रिप्लाई कर दिया तो बच्चों की आदत बन जाएगी, तो वो उस टाइम पे फिर रिप्लाई भेजने शुरू कर देंगे। कई बार मैं सो रहा हूँ तो फोन ही बजता चला जाएगा। ठीक, तो डाउट का जनरली मैंने टाइम बना रखा है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर मैं डाउट रिजॉल्व करता हूं, लेकिन हाँ, डाउट रिजॉल्व सर आपका 24 to 48 आवर्स हो जाना चाहिए। उससे ऊपर अगर आपको टाइम लग रहा है डाउट रिजॉल्व होने में तो सर मेरे हिसाब से वो फिर किसी काम की चीज नहीं है। ठीक, तो सर ये चीजें हैं, तो आपको क्लास कहां से लेनी है वो आप डिसाइड करो सर। जो टीचर से आप कंफर्टेबल हो, जिनका डाउट सपोर्ट अच्छा हो, उन पे जाओ, भीड़ के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होगा, सब टीचर अच्छा पढ़ाएंगे, आपको चूज करना है फिर। ठीक, YouTube पे जाओ, वीडियोस देखो, चूज करो। ठीक, अब मैं सर आपको अपनी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 सब्जेक्ट में लेता हूं सर, पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 12। पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। पहले मैं इनके बारे में आपको दिखा देता हूं, ये देखिए जी, ये सर आपका पेपर नंबर 5 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अवेलेबल फॉर जून 22 एंड दिसंबर 22। ठीक, इसमें सर मैं आपको वैसे 1 साल की वैलिडिटी दे रहा हूं। ठीक, वैसे कम होती है लेकिन इस बार 1 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, अनलिमिटेड आपको व्यूज मिलेंगे, व्यूज की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डाउट आपके सब पूरे रिजॉल्व होंगे और एग्जाम से पहले सर टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज भी आपकी होगी एग्जाम से पहले, अभी टेस्ट नहीं होंगे, एग्जाम से 1-2 महीना पहले, जैसे जून में अटेम्प्ट होता है ना, तो आपके अप्रैल ऑनवर्ड्स टेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। लगभग कह सकते हो आप 7 से 8 टेस्ट हो सकते हैं। अब पता नहीं सर इस टाइम में मैं हो सकता है और बढ़ा दूं,
टेस्ट को, ठीक। गूगल ड्राइव मोड पे सर जो क्लासेस है, प्राइजेस आर बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइजेस हैं। गूगल ड्राइव मोड पे क्लासेस 6500 एंड पेन ड्राइव मोड पे इट्स 7500, ठीक। ये सर डिटेल्स हैं, आप व्हाट्सएप करके मुझसे डेमो वगैरह मांग सकते हो। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट पेपर नंबर 12 जो ग्रुप 2 दे रहे हैं वो भी अवेलेबल है सर, 7500 का गूगल ड्राइव मोड पे और पेन ड्राइव मोड पे इट्स 8500। और अगर आप दोनों का कॉम्बो लेना चाहते हो तो सर कॉम्बो भी ले सकते हो। कॉम्बो इज फॉर 12,000 फॉर गूगल ड्राइव एंड 14,000 इज फॉर पेन ड्राइव। कई बार क्या होता है बच्चा लेके रख लेता है, क्योंकि सर हो सकता है प्राइस बाद में बढ़ जाए, तो लेके रख लेता है, आप एक्टिवेट बाद में करा लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आप कर सकते हो, लेके रख लो, एक्टिवेट बाद में करा लेना, ठीक। तो सर ये है क्लासेस, आप स्टार्ट करिए ग्रुप 1 से, ग्रुप 1 से ही आप स्टार्ट कीजिए। कोई सर आपको डेमो वगैरह चाहिए तो सर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। वैसे मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, यूट्यूब पे आपको सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का डेमो मिल जाएगा, कुछ और भी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। सेल्फ बैलेंसिंग से आप जाकर देख सकते हो, वो पूरा चैप्टर यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने डाल रखा है, ठीक, तो आप उसे देखकर अपना आइडिया ले सकते हो। कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का भी आपको आई थिंक बोनस इशू डला हुआ है, शेयर कैपिटल डला हुआ है, 1-2 चैप्टर डले हुए हैं, तो आप वहां से जाकर थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज भी डला हुआ है, वो भी आप देखकर आइडिया ले सकते हो, ठीक है जी। तो सर ये क्लासेस की डिटेल है, आप अकॉर्डिंगली सर अपना स्टार्ट कीजिए। टाइम को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, चाहे आप जून में दो चाहे वो दिसंबर में दो, लेकिन टाइम मत वेस्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, अपना डिसीजन ले लीजिए और ICMI में सर जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। डोंट वेस्ट द टाइम, टाइम कम है, वेस्ट मत कीजिए, ठीक है जी। चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और सर मैं उम्मीद करता हूं कि सर जून या दिसंबर जब भी आप एग्जाम दोगे आपका सर CMA इंटर क्वालिफाई हो ही जाएगा, ठीक है जी। चलिए फिर मेहनत कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।